शपथ पत्र देना चाहिए अगर किसी को तो ज्ञानेश कुमार जी को देना चाहिए कि उन्होंने जो जो अपनी बातें कही हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो सही नहीं। मैं इन चीज़ों को देखिए, बात सीधी सीधी ये है, ज्ञानेश कुमार जी ही नहीं, चुनाव आयोग का हर भ्रष्ट अधिकारी जो संविधान और कानून, जो ये कानून है ना चुनाव कराने का, इसके विरुद्ध जाके कार्य कर रहा है, वो सब अपराधी हैं और देश के साथ देशद्रोह का काम कर रहे हैं। क्योंकि वोटों की चोरी जो है ना, किसी भी और चोरी से बड़ी है, क्योंकि ये जो सॉवरेनिटी होती है ना, संप्रभुता होती है जो, वो आम नागरिक अपने चुने हुए नौकरों के हवाले करते हैं। अगर संप्रभुता, सॉवरेनिटी ही अगर चुरा ली जाएगी तो इससे बड़ा अपराध भारत के जो सिस्टम है हमारा, भारत के खिलाफ कोई नहीं हो सकता। उसके बाद जो चीज़ आपके ही कंट्रोल में या आपके ही हिफाजत में थी, उसमें आपने बेईमानी की, उसमें आपने हेराफेरी की, तो उसकी सज़ा बीएनएस में उम्र कैद की है। तो ये डकैती से भी बड़ा अपराध हो सकता है, मेरा ऐसा कहना है इसमें, क्योंकि डकैती भी ज़ोर ज़बरदस्ती से होती है। लेकिन यहाँ तो जनता ने और संविधान ने आपके ऊपर विश्वास करके आपको ये जिम्मेदारी दी और आपने उसमें हेराफेरी की, तो ये अमानत में खयानत करके इसे, जिसमें उम्र कैद की ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा होती। एकदम मिले थे और जवाब ऐसे मिले थे कि जिससे ये बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो गई कि चुनाव आयोग के भ्रष्ट अधिकारी आरएसएस और बीजेपी के वर्कर्स की तरह काम कर रहे हैं और उनका सारा ध्यान एक ही चीज़ की तरफ है कि किस तरीके से धोखाधड़ी करके, लोगों के वोट चुरा के, लोगों के वोट की डकैती डाल के, लोगों को मताधिकार से वंचित करके, यानी कि उनके मताधिकार को ही, वोटों को छीन कर आरएसएस और बीजेपी को चुनाव जिताया जाए। इसके अलावा चुनाव आयोग का अब कोई काम इन भ्रष्ट अधिकारियों ने रहने नहीं दिया है। सर, जिस तरह से मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि वोट चोरी की बात कहना गलत है, इसे कैसे देखते हैं आप? नहीं, चोरी नहीं है, चोरी तो छुप के होती है, एक आध वोट की होती है। ये तो या तो डकैती है, और डकैती से भी बढ़ के एक अपराध होता है। डकैती में तो 10 साल की सज़ा भी हो सकती है, लेकिन जो बीएनएस है उसमें डकैती से भी बड़ा अपराध होता है, वो होता है अमानत में खयानत। यानी कि किसी चीज़ का आपको इंचार्ज बनाया जाए और उस चीज़ में आप अमानत में खयानत करो। जनता ने और संविधान ने आपको वोटर लिस्ट एकदम सही, पाक, साफ, शुद्ध वोटर लिस्ट बनाने के लिए चुनाव आयोग के पद पे संविधान ने रखा। आपको मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया, चुनाव आयुक्त बनाया, और उसके बाद जो चीज़ आपके ही कंट्रोल में या आपके ही हिफाजत में थी, उसमें आपने बेईमानी की, उसमें आपने हेराफेरी की, तो उसकी सज़ा बीएनएस में उम्र कैद की है। तो ये डकैती से भी बड़ा अपराध हो सकता है, मेरा ऐसा कहना है इसमें, क्योंकि डकैती भी ज़ोर ज़बरदस्ती से होती है। लेकिन यहाँ तो जनता ने और संविधान ने आपके ऊपर विश्वास करके आपको ये जिम्मेदारी दी और आपने उसमें हेराफेरी की, तो ये अमानत में खयानत करके इसे, जिसमें उम्र कैद की ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा होती है। पहली बात तो ये है कि जब आदमी झूठ बोलता है ना, तो एक झूठ को छुपाने के लिए 70 झूठ बोलने पड़ते हैं, और वो बीच में कई सारे ऐसे झूठ बोल जाता है जो उसकी ही पहले झूठ को झूठा साबित कर देते हैं। पहले बोले हुए झूठ को झूठा साबित उसके बाद के बोले हुए झूठ कर देते हैं। देखिए, जो वोटर लिस्ट बनती है जी, उसमें तो सबके फोटोग्राफ होना मस्ट है। तो वीडियोग्राफी और स्टिल फोटोग्राफी में क्या फ़र्क होता है? एक ही फ़र्क होता है ना कि एक में चलते फिरते वाली होती है वीडियो, चलचित्र होता है, और एक में सिर्फ चित्र होता है। तो प्राइवेसी तो, अगर वोटर लिस्ट में ही अगर कोई प्राइवेसी की बात कर रहे हैं तो वो वोटर लिस्ट निकालना बंद कर दें फिर महिलाओं की, उसमें भी तो फोटोग्राफ लगा होता है ना। तो ये सब बातें सिर्फ इस बात को दिखाती हैं कि आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में ज्ञानेश कुमार जी ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का लक्ष्य एक ही था कि हम सर धड़ की बाजी लगा के चुनाव आयोग के भ्रष्ट अधिकारी चुनाव में हेराफेरी करके आरएसएस और बीजेपी को जिताएंगे, और उसके लिए हम कुछ भी झूठ बोलने को तैयार हैं। हमें किसी भी बात से गुरेज है ही नहीं। मैं इन चीज़ों को देखिए, बात सीधी सीधी ये है, ज्ञानेश कुमार जी ही नहीं,
चुनाव आयोग का हर भ्रष्ट अधिकारी जो संविधान और कानून, जो ये कानून है ना चुनाव कराने का, इसके विरुद्ध जाके कार्य कर रहा है, वो सब अपराधी हैं और देश के साथ देशद्रोह का काम कर रहे हैं। क्योंकि वोटों की चोरी जो है ना, किसी भी और चोरी से बड़ी है, क्योंकि ये जो सॉवरेनिटी होती है ना, संप्रभुता होती है जो, वो आम नागरिक अपने चुने हुए नौकरों के हवाले करते हैं। अगर संप्रभुता, सॉवरेनिटी ही अगर चुरा ली जाएगी तो इससे बड़ा अपराध भारत के जो सिस्टम है हमारा, भारत के खिलाफ कोई नहीं हो सकता। वो इतना बड़ा अपराध है जैसे कोई विदेशी ताकत या कोई बाहरी ताकत हमारे देश में कठपुतली, प्रधानमंत्री कठपुतली चीफ मिनिस्टर बना दे, कठपुतली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दे, जो कि जनता की आवाज़ से, जनता के मत से ना बने हुए हों, बल्कि किसी बाहरी ताकत से बने हों। ऐसे चुनाव हैं जो बैलेट पेपर से होते हैं, जो मशीनों के जरिए। सर, एक सवाल ये है कि चुनाव आयोग बार बार एफिडेविट की बात कर रहा है और कह रहा है कि या तो राहुल गांधी एफिडेविट दें या फिर जो है वो शपथ पत्र दें या फिर जो है माफ़ी मांगे। तो सर, ये शपथ पत्र की बात क्यों है और ये शपथ पत्र देने से क्या हो जाएगा? शपथ पत्र देना चाहिए अगर किसी को, तो ज्ञानेश कुमार जी को देना चाहिए कि उन्होंने जो जो अपनी बातें कही हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो सही हैं। क्योंकि राहुल गांधी जी की ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो जो चुनाव की वोटर लिस्ट है चुनाव कराने की, उसको दुरुस्त रखे। ये जिम्मेदारी इस कानून के अंदर इलेक्शन कमीशन की लगाई गई है। और ये जो कानून है उसकी धारा 19-17 क्या कहती है कि कोई भी वोटर जो है उसकी रजिस्ट्रेशन 2 जगह से नहीं हो सकती, सिर्फ एक ही जगह से होगी। ये सेक्शन 17 कहता है और ये जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है, किसी और की नहीं है, राहुल गांधी जी की नहीं है। राहुल गांधी जी ने तो एक तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभाई है, जो अगर वो नहीं निभाते और जब तक वो नहीं निभा रहे थे, वो जनता की नज़र में अपनी ड्यूटी, अपनी जिम्मेदारी, अपनी नौकरी पूरी नहीं कर रहे। उन्होंने अपनी नौकरी पूरी की है, चुनाव आयोग अपनी नौकरी पूरी नहीं कर रहा, अपनी नौकरी से बेईमानी कर रहा है। अगर एफिडेविट किसी को देना है तो चुनाव आयोग को देना है कि वो सच बोल रहा है और उसने अपनी जिम्मेदारी इस कानून के हिसाब से पूरी की है। और किसी को कोई एफिडेविट देने की जरूरत नहीं है। जो एफिडेविट मांगने की चेष्टा कर रहे हैं वो चुनाव आयोग के भ्रष्ट अधिकारी एक और बड़ा अपराध कर रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी जी जनता, और वो क्या कह रहे हैं, जनता से माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी जी तो जनता के अधिकारों की रक्षा करने के लिए ये सब चीज़ें मेहनत करके अपनी टीम द्वारा ये सब चीज़ें हाईलाइट कर रहे हैं कि चुनाव आयोग इसमें एफआईआर कराए, जेलों में भेजे जिन अधिकारियों की जिम्मेदारी थी और ये वोटर लिस्ट में गड़बड़ हुई है उन्हें। और अगर राहुल गांधी जी ने ये बात चुनाव आयोग को आरोपित किया है, इसमें ज्ञानेश कुमार जी को और दूसरे भ्रष्ट अधिकारियों को आरोपित किया है, तो ये राहुल गांधी जी और उनके बीच की बात है। जनता से क्यों माफी मांगनी है? जनता के तो हक में काम कर रहे हैं। 2 लोगों से राहुल गांधी जी की मुखालफत या लड़ाई है, एक तो चुनाव आयोग के भ्रष्ट अधिकारी और दूसरे वो आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ता, जिन्होंने शायद अपना वोट एक से ज़्यादा जगह आरएसएस और बीजेपी को मदद करने के लिए दर्ज कराया। एक जो आर्ग्यूमेंट चुनाव आयोग देगा, और मैं देश की जनता के सामने उसका जवाब अभी से रख रहा हूँ, क्योंकि चुनाव आयोग के पास और आरएसएस और बीजेपी के पास इस वोटर लिस्ट की धांधली का एक ही जवाब है, और वो ये है कि धांधली हुई है, चलो मान लेंगे, अल्टीमेटली चुनाव आयोग ये मान लेगा, और वो मान भी रहा है। एसआईआर में तो माना ही है ना कि हाँ धांधली हुई है वोटर लिस्ट में। तो इस धांधली का फायदा विपक्ष की पार्टीज भी तो उठा सकती है, जैसा अनुराग ठाकुर जी ने बोला है कि 6 जगह कांग्रेस को फायदा हुआ है वोटर में धांधली का, ऐसा बोल रहे हैं ना वो। तो इसमें जो जवाब है इस बात का वो सीधा सीधा ये है, चुनाव आयोग के भ्रष्ट अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करते हुए
सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के खिलाफ जाके कानून बना के राजीव कुमार जी और ज्ञानेश कुमार जी को मोदी जी और अमित शाह जी बनाए। उसके बाद जो भी हेरा फेरी गड़बड़ी, चाहे तो वो पेपर बैलेट से चुनाव ना करा के हो या जैसे मशीनों से चुनाव करा के हो, ये भी एक हेरा फेरी है ना, या वोटर लिस्ट में धांधली करके हो, ये भी एक हेरा फेरी है, या पुलिस के अधिकारियों द्वारा लाठियां मार के कमजोर वर्गों को वोट न देने की गलती हो, या वोटर लिस्ट जो वोटिंग परसेंटेज होती है वो पहले दिन कुछ हो और अगले दिन कुछ और हो जाए, बढ़ जाए, वो धांधली हो, या वोटर लिस्ट में नामों की एडिशन हो जो राहुल गांधी जी ने बनाया, या एसआईआर के द्वारा या दूसरे माध्यमों से जेन्युइन जो भारत के नागरिक हैं उनके वोट कटवाने की धांधली हो। ये सब धांधलियां तो चुनाव आयोग कर रहा है ना। तो ये धांधलियों के लिए जेल किसे जाना चाहिए? गलती कौन कर रहा है? चुनाव आयोग और आरएसएस और बीजेपी के अधिकारी। तो राहुल गांधी जी को अगर वो कोई गलत काम कर रहे हैं तो उनका जो विरोध है वो तो चुनाव आयोग से है ना, जनता से तो है नहीं। चुनाव आयोग को जनता से माफी मांगनी चाहिए क्योंकि जनता ने उसकी जिम्मेदारी लगाई है। राहुल गांधी जी की जो जिम्मेदारी लगाई है वो पूरी कर रहे हैं जनता के अधिकारों की रक्षा करने के लिए। चुनाव आयोग जनता से माफी भी मांगे और माफी मांगने से उनका गुनाह खत्म नहीं हो जाएगा, उन्हें जेल भी जाना पड़ेगा। ये धांधलियों के लिए जेल किसे जाना चाहिए? गलती कौन कर रहा है? चुनाव आयोग और आरएसएस और बीजेपी के अधिकारी। तो राहुल गांधी जी को अगर वो कोई गलत काम कर रहे हैं तो उनका जो विरोध है वो तो चुनाव आयोग से है ना, जनता से तो है नहीं। चुनाव आयोग को जनता से माफी मांगनी चाहिए क्योंकि जनता ने उसकी जिम्मेदारी लगाई है। राहुल गांधी जी की जो जिम्मेदारी लगाई है वो पूरी कर रहे हैं जनता के अधिकारों की रक्षा करने के लिए। चुनाव आयोग जनता से माफी भी मांगे और माफी मांगने से उनका गुनाह खत्म नहीं हो जाएगा, उन्हें जेल भी जाना पड़ेगा। यही बात मैंने कही थी, आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ता सच बोलने की क्षमता खो चुके होते हैं। तो ज्ञानेश कुमार जी क्योंकि आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में ही कार्य कर रहे हैं, वो सच बोलेंगे ऐसा हो ही नहीं सकता। और अखिलेश यादव जी आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं है तो वो तो सच ही बोलेंगे ना। ये तो अब किसी को इस बात में शक शुबा होना ही नहीं चाहिए। तो आम तौर पे जो भी बात जो आरएसएस के कार्यकर्ता नहीं होंगे उनकी बात सच मानी जा सकती है और आम तौर पे आरएसएस के कार्यकर्ताओं की बात झूठी मानी जा सकती है। ये तो अब इसमें तो किसी को लेश मात्र भी शक नहीं होना चाहिए आज की तारीख में। तो अब आप लगा लीजिए, अखिलेश यादव जी नहीं, हमने खुद दे रखा है ना एफिडेविट। मैं आपको कितनी बार दिखा चुका हूं, एक बार फिर दिखा सकता हूं। मैंने तो अदालत में दे रखा है एफिडेविट, कोई चुनाव आयोग को नहीं। हमने तो अदालत के अंदर दे रखा है एफिडेविट कि चुनाव आयोग ने वोटों में हेराफेरी की है, चुनाव आयोग के भ्रष्ट अधिकारियों ने। हमने तो अदालत में दे रखा है। तो इससे बड़ा एफिडेविट क्या होगा जो मैंने स्वयं दे रखा है। पर चुनाव आयोग तो सच ही नहीं बोल सकता ना, इसलिए चुनाव आयोग की कोई बात नहीं सुननी चाहिए। उसकी सही जगह एक निष्पक्ष कानूनी कार्रवाई के बाद जेल है और जेल में उन्हें उम्र कैद की सजा होनी है। इस बात का मुझे पूरा विश्वास है क्योंकि सबूत हमारे पास इतने ज़्यादा हैं। सिर्फ वक्त की बात है, कोई भी अपराधी बचेगा नहीं। सर, अखिलेश यादव ने एक बड़ी बात कही कि जो वोटर लिस्ट में जो नाम काटे गए थे वो बैकवर्ड्स के और मुसलमानों के और दलितों के थे। तो ये जो इन आरोपों के ऊपर अभी क्या टिप्पणी है? तो वही मैंने अभी आपको अपने सवाल के जवाब में बोला ना जी, तभी बोला ना कि जो आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ता हैं चुनाव आयोग में और उनके दबाव में या उनके लालच में जो नीचे अधिकारी हैं जो चुनाव आयोग के अंडर काम करते हैं वो उनके डेपुटेशन पे होते हैं। जो भी अधिकारी चुनाव के अंदर कोई भी काम करते हैं ना सरकारी, भले ही वो किसी सरकार के भी हों, वो डेपुटेशन पे होते हैं चुनाव आयोग के। तो जो भी ये सारे अधिकारी काम करेंगे वो मोदी जी और अमित शाह जी को, आरएसएस और बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए करेंगे क्योंकि उनको गलत तरीके से बनाया गया, क्योंकि उनको पूरी छूट दी गई है, क्योंकि उनको सब प्रकार के भ्रष्टाचार की पूरी छूट दी गई है। तो वो आरएसएस और बीजेपी के पक्ष में काम करेंगे या आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ काम करेंगे। इस देश के एससी एसटी, मुस्लिम सिख क्रिश्चियन बौद्ध पिछड़े वर्ग के लोग आरएसएस और बीजेपी से नफरत करते हैं, वोट नहीं देते कभी भी। तो वोट क्या वो बाकी लोगों को काटेंगे? ये तो ऑब्वियस बात है ना कि वोट काटे उन्हीं लोगों के जाएंगे। जैसे एसआईआर में बिहार में क्या हो रहा है,
चिन्हित करके आरएसएस के पन्ना प्रमुखों ने जो जो घर आरएसएस और बीजेपी को वोट नहीं देते उन्हीं के नाम तो एसआईआर में कट रहे हैं। और किसका कट रहा है नाम? आपसे तो चुनाव आयोग में शिकायत करना ही भूल है, लेकिन क्योंकि सब लोग संवैधानिक और स्टैट्यूटरी यानी कि कानूनी पदों पे बैठे हुए हैं, तो उनकी एक जिम्मेदारी बनती है कि वो चुनाव आयोग को उसके भ्रष्ट जो अधिकारी हैं, बावजूद उनके वहाँ भ्रष्ट अधिकारियों के बैठे होने के बावजूद भी उनको रिप्रेजेंटेशन दें। हम भी देते हैं, लेकिन हम ये जान के देते हैं, हमें कोई दुख और तकलीफ नहीं होती कि इन्होंने कुछ नहीं किया, क्योंकि हम सिर्फ अदालत में, अदालतें भी ये कहती हैं ना भाई आपने उस अधिकारी को, उस अथॉरिटी को कुछ लिखित में भी दिया, हो सकता है वो ईमानदारी दिखाता, आपने उसे ईमानदारी दिखाने का मौका क्यों नहीं दिया? इस मकसद से तो हम देते हैं चुनाव आयोग को कोई भी चिट्ठी पत्र ही जो भी लिखते हैं, ताकि अदालत में हमारे वो काम आ सके कि जी हमने ये सारी चीज़ें चुनाव आयोग के अधिकारियों को बता दी थी और उन्होंने, क्योंकि वो भ्रष्ट हैं, क्योंकि वो बायस्ड हैं, इसीलिए उन लोगों ने उस पर कार्रवाई नहीं की, अब आप कीजिए। विपक्ष के लोग भी क्योंकि स्टैट्यूटरी और संवैधानिक पदों पे बैठे हैं तो वो उनको रिप्रेजेंटेशन देते हैं, लेकिन इस मकसद से कि शायद उनका कोई ज़मीर जाग जाए। लेकिन उन्हें ये समझना चाहिए, जैसे हम समझते हैं कि चोर को अगर शिकायत करोगे कि उसने चोरी की है तो वो कभी उस पर कार्रवाई नहीं करेगा। ये बात समझ के आपको कोई भी कार्रवाई करने की उम्मीद करनी चाहिए। इस वक्त देश में, देश और देश की जनता, विपक्ष के लोग सही रास्ते पे निकल पड़े हैं। बिहार में आंदोलन, जन यात्रा जारी है वोट चोरी के खिलाफ। यही इसका सच्चा समाधान है। सर मेरा अगला चुनाव सवाल आयोग के खिलाफ आंदोलन ही वोट की चोरी को रोकेगा और संविधान को बचाएगा, और कोई रास्ता देश में बचा। देखिए, अदालतों पे भी पड़ेगा, चुनाव आयोग के भ्रष्ट अधिकारियों को भी पड़ेगा, और अगर ये आंदोलन मजबूती पकड़ गया तो मेरा ये दावा है चुनाव पेपर बैलेट से होंगे और बीजेपी की 22 सीटें नहीं आएंगी बिहार में। बीजेपी की 22 सीटें भी नहीं आ पाएंगी बिहार में अगर मतपत्र से चुनाव हो गए तो, क्योंकि वोट चोरी एक बात है, लेकिन ये चोरी हुए वोटों को भारतीय जनता पार्टी के हक में गिनवाना, वो काम जो सबसे ज़्यादा ताकत से कहीं से होता है तो वो मशीनों के जरिए होता है। इंडिविजुअली कोई एक एक आदमी जाके आरएसएस का निशान मिटा के वोट नहीं डालता है। ज़्यादा बड़ी चोरी मशीनों के द्वारा होती है। हाँ, फर्जीवाड़ा भी, फर्जी वोट भी डाले जाते हैं, जैसे कि वीडियो भी बना के बहुत सारे बीजेपी के कार्यकर्ता और उनके बेटे भी भेज चुके हैं, वीडियो पब्लिक डोमेन में डाल चुके हैं। सर एक सवाल यह है कि आप इस मामले पे बहुत लंबे समय से लड़ रहे हैं। आपने जो है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के बारे में जो है डिमांड की और आप ही की पिटीशन पे फैसला भी आया। ये लगभग मुझे लगता है कि 1.5 साल पहले का मामला है, जब हरियाणा विधानसभा के चुनाव हुए थे। तो क्या विपक्षी के दल जो हैं, जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं विपक्ष की, क्या ये लोग इन मुद्दों को समय पर एड्रेस नहीं कर पाए? और क्या उनको जो है ये नहीं लगा था कि ये चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट होंगी? क्योंकि आज जो आपने जो बातें 1.5 साल पहले, 1 साल पहले कही थी, आज वही सारी बातें जो है विपक्ष के द्वारा उठाई जा रही हैं। देखिए, अब मैं इसमें यही कह सकता हूँ, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन देश का इस बीच में बहुत नुकसान हो गया, बहुत ज़्यादा। लेकिन अगर ये बात हमारी पहले मान लेती, और अभी भी पूरी बात मानने के रास्ते पे निकल पड़े हैं, अभी भी पेपर बैलेट से चुनाव जो अल्टीमेट हमारा एम है उसकी डिमांड नहीं हो रही है। वोट चोरी तो अभी मैंने आपको बताया ना पहले, अभी 1 मिनट पहले, ये वोट चोरी होके गिनती भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो होगी वो मशीनों के द्वारा होगी। पेपर बैलेट से इनकी चोरी, मक्कारी, बेईमानी आरएसएस के कार्यकर्ताओं की भी और चुनाव आयोग के भ्रष्ट अधिकारियों की भी काफ़ी नहीं रहती भारतीय जनता पार्टी को मेजॉरिटी दिलवाने में, किसी भी लोकसभा के चुनाव में और किसी भी विधानसभा के चुनाव में। तो अभी भी हम ये कह रहे हैं कि अगर ये 1.5 साल पहले, 1 साल पहले हमारी बात सुन लेते लोकसभा के चुनाव से पहले, तो आज मोदी जी प्रधानमंत्री के पद पे नहीं होते, जेल की सलाखों के पीछे होते अमित शाह जी और अपने दूसरे भ्रष्ट मंत्री जो है ना उनके साथ। चुनाव आयोग के भी बहुत सारे अधिकारी और देश के बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, अडानी, अंबानी, यूसुफ लुलू जैसे, वो सब जेल की सलाखों के पीछे होते अगर मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होते। हम
ऑपरेशन सिंदूर अगर होता तो वो आतंकवाद का खात्मा करके खत्म होता। किसी बाहर की ताकत के सरेंडर कहने से सरेंडर नहीं होता। आज चीन जो हमारे सर पे एकदम हमारी ज़मीन भी छीन रहा है और हमारा व्यापार भी छीन रहा है, ऐसी स्थिति नहीं होती। तो अब विपक्ष के लोगों को, विपक्ष की पार्टीज को ये समझना चाहिए कि जो देश की जनता की आवाज़ थी, हमारी आवाज़ ही नहीं थी वो, हमने तो सिर्फ जनता की आवाज़ को सबके सामने रखा था। अगर वो तब सुन लेते तो देश आज तीसरी लार्जेस्ट इकोनॉमी होता दुनिया की आज, और एक्चुअल में होता। और क्योंकि तब अडानी, अंबानी, यूसुफ लुल्लू जैसे लोग जेल में होते तो आम आदमी को भी इस जो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनती ना, उसका फायदा आम आदमी को भी होता। आज जो मोदी जी को अभी कान पकड़ के माफ़ी सी मांगनी पड़ी ना, एक तरह से वही हुआ है ना, कान पकड़ के माफ़ी मांगी है जीएसटी पे जनता के सामने, इसकी नौबत ही नहीं आती। 1.5-1.25 साल पहले जीएसटी समाप्त हो चुकी होती और हमारे बहुत सारे व्यापारी और देश की जनता आज इतना नुकसान उनका कम से कम 1.25 साल का ना होता जो जीएसटी के माध्यम से हुआ। जो किसानों का नुकसान हुआ, जो किसानों ने आत्महत्या की है इतने दिनों में, वो ना होती। जो अग्निवीर के जो हमारे जो सिपाही हैं, हमारे बच्चे हैं जो आज जो फौजों में जा रहे हैं, वो परमानेंट सिपाही होते। मैं कितने आपको नुकसान गिनाऊं इस जो 1-1.25 साल में हुए हैं, उसमें मैं विपक्ष के नेताओं की गलती मानता हूं, इसमें कोई शक नहीं। ऐसा मानना है ये समय का बर्बादी होगी जी, अपना ध्यान भटकाना है। इससे अच्छा ये है, क्योंकि देखिए अभी अच्छे के लिए या बुरे के लिए या जैसे भी, अभी मेजॉरिटी किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की। तो महाभियोग से क्या होगा? आपको ऐसा लगता है कि आत्मा जाग जाएगी लोगों की और वो ईमानदारी की तरफ वोट देने लगेंगे आरएसएस और बीजेपी के? ऐसा तो बहुत ही मुश्किल काम है ना। उससे अच्छा पूरा ध्यान आंदोलन पे लगाना चाहिए। आंदोलन की वजह से न्याय होगा, हर प्रकार का न्याय होगा, और ये जो इनको हटाने की प्रक्रिया की भी आवश्यकता नहीं होगी, ये खुद ही इस्तीफा भी दे देंगे, ऐसा भी हमें लगता है। क्योंकि सबूत इतने सारे हैं ना, जब जनता खड़ी हो जाती है ना, फिर कानून का डर, संविधान का डर आता है। और जैसे ही इस कानून का डर आएगा, इस्तीफा देने के अलावा कोई रास्ता नहीं होगा। फिर तो माफ़ी मांगने का काम होगा, और माफ़ी मिलने का कोई रास्ता नहीं। इतना बड़ा अपराध हुआ है, कानून के हिसाब से उनके साथ पूरा निष्पक्ष व्यवहार होना चाहिए, मुकदमा चलना चाहिए, एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। एक निष्पक्ष मुकदमे के बाद या तो वो बरी होने चाहिए या उन्हें सज़ा होनी चाहिए। मेरा ऐसा मानना है, उन्हें सज़ा होगी उम्र कैद की। मैं इन सर्वेज में ज़्यादा विश्वास करता नहीं हूँ। हम लोगों के पास, हम लोग तो क्योंकि ग्रास रूट पे काम करते हैं अदालतों में पेश होने के अलावा, तो जो भी लोग मुझे मिलते हैं वो चुनाव आयोग से नफरत करने वाले मिलते हैं। और चुनाव आयोग से नफरत हम उन्हें समझाते हैं कि चुनाव आयोग अच्छी चीज़ है, जो उसके अंदर अधिकारी हैं वो भ्रष्ट हैं। तो ज़मीनी हकीकत ये है कि लोग चुनाव आयोग के भ्रष्ट अधिकारियों से नफरत करते हैं, उनकी शक्ल नहीं देखना चाहते। ये विश्वास टूटना जो है ना, वो सही पिक्चर को बयान नहीं करता। और अगर संविधान में लोगों का भरोसा नहीं होता ना, तो अब तक जो बांग्लादेश में हुआ है, चुनाव के भ्रष्ट अधिकारियों के साथ हमारे देश की जनता वो कर देती। लेकिन क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान इतना अच्छा बनाया है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अच्छे संविधान की वजह से जनता कानून अपने हाथ में नहीं लेती है। वरना बांग्लादेश से बुरा हाल होता चुनाव आयोग के भ्रष्ट अधिकारियों के बारे में। इतनी जनता के अंदर नफरत की भावना है चुनाव आयोग के भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ, और उसकी वजह से जो ईमानदार अधिकारी हैं ना, वो भी चने की तरह, घुन की तरह पिस जाएंगे। इसीलिए हम उन्हें समझाते हैं कि आप लोग कानून अपने हाथ में मत लो, जब समय आएगा हम लोग इनको जेलों में भिजवाएंगे और ये सब लोग उम्र कैद की सजाएं पाएंगे। वरना जनता नफरत करती है चुनाव आयोग के भ्रष्ट अधिकारियों से।